एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 11। यह महिला किस बारे में बात कर रही थी? उसने एक प्रतीकात्मक उत्तर दिया। वह उसकी बातों को गंभीरता से क्यों ले रही थी? क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम ठीक हो तो मेरी जैसी बूढ़ी औरत। नहीं। दरवाजे खुले, अमेलिया अंदर भागी, उसके पीछे क्लारा भी आई। अंगरक्षक ने अमेलिया को चुपके से सुनने से रोकने में असमर्थ होने के लिए रानी की ओर माफी मांगते हुए देखा। कोई किसी से शादी नहीं कर रहा है। उसे इतनी बेरहमी से अस्वीकार मत करो। उसके पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं। अगर तुम उसके साथ समय बिताओगी तो शायद तुम उसे पसंद करने लगोगी। अपनी माँ के शब्दों पर अमेलिया की नज़र अनजाने में नियो के निचले हिस्से की ओर चली गई। उसने लाल चेहरे के साथ दूसरी ओर देखा। रानी ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया। ओह माय, तुम दोनों ने यहाँ आने से पहले क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया, और विषय बदलना बंद करो। अमेलिया अपनी माँ के साथ उसी सोफे पर बैठी थी और नियो को घूर रही थी। अगर घूरने से जान जा सकती तो अब तक उसकी खाल उधेड़कर 1000 बार उबाला जा चुका होता। तानाशाह रानी एलिजाबेथ ने अपना चाय का प्याला उठाया और उसमें से घूंट भरकर पीने लगी। तुमने मेरी बेटी की बात सुनी है? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ दे सकती हूँ। नियो ने मुंह सिकोड़ा। केवल एलिजाबेथ को ही पोसिडॉन के ट्राइडेंट की प्रतिकृति के बारे में पता था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बेटी के सामने कोड वर्ड के जरिए नियो से बातचीत करना चाहती थी, जबकि अमेलिया सबसे कीमती चीज़ को अपनी माँ और उसके साथ शादी के रूप में सोचती थी। सच में, रानी और नियो हथियार के बारे में बात करेंगे। तो एलिजाबेथ ने कहा, एक और प्रस्ताव के बारे में क्या ख्याल है? मैं कम से कम इसे सुनूंगी। अगर तुम मुझे बचाने का वादा करोगी तो मैं तुम्हें जीने दूंगी। उसने चाय का प्याला मेज़ पर रख दिया। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि यह उसका आखिरी प्रस्ताव था, जैसा कि एक तानाशाह से उम्मीद की जाती है। नियो जानता था कि ऐसा होने वाला है। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अमेलिया ने निराश भाव से पूछा। उसे पता था कि उसकी माँ के विचारों को कुछ भी बदलने वाला नहीं था। उसके बचपन में ऐसी ही परिस्थितियां अनगिनत बार हुईं। हालांकि उसे उम्मीद थी कि नियो की ताकत उसे रोक देगी, लेकिन दरवाजे से सब कुछ सुनने के बाद उसे पता था कि उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होने वाली हैं। एलिजाबेथ ने नियो की तरफ देखा कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपना चाय का प्याला उठाया। यह एक यथार्थवादी प्रस्ताव है। दुख की बात है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो तुम मरने के लिए तैयार हो? यही समस्या है। नियो ने एक घूंट लिया। मैं अमर हूँ। क्या तुम फिर से झूठ बोल रहे हो? अमेलिया ने प्रतिक्रिया दी। उसकी माँ और क्लारा ने नियो के शब्दों पर गंभीरता से विचार किया। 10 उच्च देवताओं और 3 महान देवताओं के बच्चों को शक्तिशाली कौशल विरासत में मिले थे। ज़्यूस का परिवार बिजली को नियंत्रित कर सकता था और पोसिडॉन का वंश महासागरों पर सर्वोच्च था। उस तर्क के साथ हेड्स के वंशज को मृत्यु को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। इतिहास में हेड्स का बच्चा कभी नहीं हुआ। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि उसके शब्द सच हैं या झूठ, क्लारा ने सोचा जब वह एलिजाबेथ के सोफे के पीछे खड़ी थी। नियो के शब्दों ने तानाशाह रानी को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वह जल्दी से ठीक हो गई। अगर ऐसा है तो मेरा प्रस्ताव काम नहीं करेगा, उसने कहा। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हें यातना दूंगी। मैं तुम्हारे नाखून खींचकर, तुम्हारी त्वचा पर गर्म मोम चिपकाकर और धीरे धीरे बदतर यातना का उपयोग करके शुरू कर सकती हूँ। दर्दनाक लगता है। नियो ने अपना संयम बनाए रखा। तानाशाह रानी ने उसके धैर्य पर भौहें सिकुड़ी। उसने अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं 3 दिन तक सहन कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे मेरी परेशानियों के लिए उचित मुआवजा मिलेगा। नियो ने यह नहीं बताया कि उसे कौन मुआवजा देगा, हालांकि सभी को इसका उत्तर पता था। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग रानी की मृत्यु के बारे में सुनकर खुश थे। किसी ने रानी को श्राप दिया था। अमेलिया के अलावा कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लगभग सभी लोग तानाशाह रानी के खिलाफ विद्रोह में किसी न किसी तरह से मदद कर रहे थे। जब वे लोग पाते हैं कि नियो ने 3 दिनों तक यातनाएं सही और रानी को बचाने से इनकार कर दिया, जबकि वह बचा सकता था, तो वे उसे एक नायक की तरह मानते। उन्हें ऐसा करना ही था। आखिरकार विद्रोह तभी तक उचित था जब तक उनके पक्ष में न्याय था। नियो को नायक की तरह न मानना उनके खिलाफ काम करेगा। तो ये तानाशाह रानी के लिए शह और मात थी। तुम तैयार होकर आए थे। तानाशाह रानी ने अपना प्याला फिर से भर लिया। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। पागल कमीने, वे नाश्ता करते समय हत्या और यातना के बारे में बात कर रहे हैं। क्लारा ने सोचा कि वह कमरे में अकेली समझदार व्यक्ति थी। यहाँ तक कि अमेलिया भी अपनी माँ की हरकतों को सालों तक देखने के बाद मौत के मुंह में समा गई थी। जबकि अमेलिया ने अपने होठों को काटा, नियो के साथ अपनी माँ के सौदे को अस्वीकार या स्वीकार करने में असमर्थ, तानाशाह रानी ने कहा। हालांकि मुझे तुम्हारी क्षमताओं का सबूत चाहिए। जैसा तुम चाहो। नियो खड़ा हुआ और खिड़की पर गमलों में लगे पौधों के पास गया।
फूलों में पीले रंग की तारे के आकार की पंखुड़ियां थीं। वे सुंदर थीं। नेक्रोटिक टच, उसकी उंगलियों की नोक से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। वह अपनी धमनियों और नसों में खून को जलता हुआ महसूस कर सकता था। ये थका देने वाला था। एक सेकंड के लिए भी कौशल बनाए रखना उतना ही थका देने वाला था जितना कि एक दिन के लिए एजियोर ड्रैगन की पीठ पर यात्रा करना। हालांकि उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने शांति का दिखावा किया और पंखुड़ियों को छुआ। जब काला धुआं उनमें समा गया तो फूल तुरंत मुरझा गए। उनका रंग उड़ गया। जैसे ही वे मरने वाले थे, नियो ने काले धुएं को वापस बुला लिया और फूलों में फिर से जान आ गई। नियो पलटा। वह मुस्कुराया। तानाशाह रानी के चेहरे पर हैरानी का भाव था। उसने जो किया उसे देखकर वह भी शांत नहीं रह सकी। यह एक अभिशाप की तरह लग रहा था। आप इसे डालने के बाद अपने अभिशाप को रद्द कर सकते हैं, उसने कहा। यह एक असंभव काम था। एक बार सक्रिय होने के बाद अभिशाप को केवल एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर ही स्थानांतरित किया जा सकता था। नियो ने अपनी क्षमताओं के बारे में उसकी गलत धारणा को सही नहीं किया। उसका जादू मंत्र ट्रेमर रैंक वाला था और इस तरह उसे इसके प्रभाव पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देता था। तानाशाह रानी के साथ किए गए सौदे की तरह उसका उसे सच बताने का कोई इरादा नहीं था। उसने झूठ बोला था। केवल शाप देने वाला ही रानी को बचा सकता था। नियो ऐसा नहीं कर सकता था। और शाप देने वाले की पहचान कभी उजागर नहीं की गई, क्योंकि जब तक ये बैक स्टोरी दिखाई गई तब तक मरमेड देश पहले ही नष्ट हो चुका था। हालांकि नियो के पास एक योजना थी और उसने पहले ही इसे अंजाम दे दिया था। अब उसे बस परिणाम का इंतजार करना था। नियो के पास एक योजना थी। उसने पहले ही इसे क्रियान्वित कर दिया था। अब उसे बस परिणाम का इंतजार करना था। तानाशाह रानी ने उसकी क्षमताओं को देखकर सिर हिलाया। हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। अचानक नियो की आंखों के सामने एक पर्दा दिखाई दिया। खोज, उद्देश्य, तानाशाह रानी एलिजाबेथ को बचाना। मरमेड देश अलास्का के कठोर समुद्र में अलग थलग है। इसकी प्रतिकूल स्थिति के कारण इसकी स्थापना के बाद से ही अन्य देशों द्वारा इसका शोषण किया गया है। एलिजाबेथ ने अपनी जबरदस्त ताकत से स्थिति को बदल दिया। अपने राज्याभिषेक के साथ उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी देश और देवता उसकी मातृभूमि को नीचा न देख सके या उसका शोषण न कर सके। उसके कट्टरपंथी तरीकों ने मरमेड देश के उत्थान के साथ साथ उसे तानाशाह रानी का उपनाम भी दिलाया। वर्षों की शांति के बाद मरमेड देश के लोग उस समय को भूल गए हैं जब उनका शोषण किया गया था। उनकी नज़र में तानाशाह रानी एक अनियंत्रित हत्यारा के अलावा कुछ नहीं है जो उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रही है और शक्तिशाली देवताओं के साथ दुश्मनी कर रही है। यह मानते हुए कि तानाशाह रानी के कार्यों से जल्द ही प्रतिशोध मिलेगा, मरमेड देश ने विद्रोह करने का फैसला किया है तानाशाह रानी को हटाने के लिए, इससे पहले कि उसके दुश्मन उनके देश को नष्ट कर दे ताकि तानाशाह रानी को खत्म किया जा सके। पुरस्कार, अमर अनुभव जोड़ 5-0। जल संबंध। विफलता, अमेलिया डी ब्यूफोर्ड का क्रोध। क्या आप खोज को स्वीकार करना चाहते हैं? YN। खोज विवरण में कई महत्वपूर्ण विवरण थे। उसने ऊपर स्क्रॉल किया और इसे ध्यान से फिर से पढ़ा। कहानी वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। पुरस्कार अच्छे थे। 50 अनुभव अमर कौशल का 50 बार उपयोग करने के बराबर था। इससे उसे 50 दिनों का प्रशिक्षण बच जाएगा। जहां तक नियो को पता था, कोई भी अतिरिक्त संबंध प्राप्त नहीं कर सकता था। वे निश्चित संबंधों के साथ पैदा हुए थे और दुर्लभ मामलों में देवता जीवन मृत्यु की स्थिति से गुजरने के बाद अपने निष्क्रिय संबंधों को जगा सकते थे। एक नया संबंध प्राप्त करना अनसुना था। इस तरह के इनाम के लिए असफलता केवल अमेलिया का गुस्सा प्राप्त करना था। ये स्पष्ट था कि उसे क्या चुनना था। खोज स्वीकार की गई। चूंकि आपने अनुरोध स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम अब शुरू कर सकते हैं, रानी बोली। वह मुस्कुराए। हम महल को शुद्ध करेंगे। हाँ, माँ, क्या आप सभी को मारने जा रही हैं? सभी को नहीं, प्रिय। केवल वे लोग जो विद्रोह में हाथ रखते हैं। लगभग सभी महल के लोगों ने सर्वसम्मति से विद्रोह का समर्थन किया। उनमें से एक अभिशाप का कर्ता हो सकता है। एलिजाबेथ को कर्ता की पहचान पता थी। वह शुद्धिकरण नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अनजाने में जादूगर को मार सकती थी। अगर ऐसा हुआ होता तो वह अभिशाप को हटाने में असमर्थ होती। उसके हाथ बंधे हुए थे। हालांकि नियो के आने के बाद उसे अभिशाप हटाने के लिए जादूगर की जरूरत नहीं थी। जैसा आप चाहें, मेरी रानी, क्लारा ने कहा। आप उपाय कब शुरू कर सकते हैं? रानी ने नियो से पूछा। कल। मुझे आज कुछ तैयारी करनी है, उसने जवाब दिया। तानाशाह रानी को नियो की अपील में कोई समस्या नहीं दिखी। उस पर लगाए गए अभिशाप ने उसे, एक महान देवता को, असहाय बना दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास अभिशाप के खिलाफ कोई बचाव नहीं था और अभिशाप वर्षों से उसकी जानकारी के बिना लागू किया गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अभिशाप कमजोर था। नहीं, एक महान देवता पर काम करने के लिए उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। तैयारियां पूरी करने में एक दिन लगना पहले से ही उसकी कल्पना से बहुत कम था।
अगर वह हेडिस का रिश्तेदार नहीं होता तो एलिजाबेथ सोचती कि नियो झूठ बोल रहा है। क्लारा, मेरे व्यक्तिगत गार्ड को बुलाओ और कल तक तुम नियो की रखवाली करोगी। एलिजाबेथ ने आदेश दिया। अमेलिया, तुम मेरे साथ रहोगी जबकि क्लारा उसकी रक्षा कर रही है। उसने संक्षिप्त ब्रीफिंग के बाद उन्हें भेजा। जैसे ही वह जाने वाला था उसने देखा कि अमेलिया उसे घूर रही थी। दरवाजे बंद हो गए और उसने क्लारा की हंसी सुनी। उसने जल्दी से मुस्कान मिटाई और फिर अपने भावहीन चेहरे पर लौटाए। तुम्हें मेरे साथ इतना तंग होने की ज़रूरत नहीं है, नियो ने कहा। मैं तुम्हें अतिथि कक्ष दिखाऊंगी, उसने उसकी सलाह को नज़रअंदाज करते हुए कहा। दो लोग महल के एकांत कोने में एक कमरे में दाखिल हुए। नियो कमरे की भव्यता की सराहना कर रहा था जब क्लारा ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। वह तेजी से उसके पास गई और अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया। उसके हाथ में खंजर नियो की गर्दन में घुस गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह खून से लथपथ हो गया और उसने नीचे देखा। खंजर, मैं ये तुम थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि रानी के कार्मिक गार्ड का नेता विद्रोह में शामिल हो जाएगा। क्लारा ने उसका चेहरा पकड़ा और बुदबुदाया, चलो देखते हैं कि तुम सच में अमर हो या नहीं। उसने अभिशाप को सक्रिय कर दिया। नियो की त्वचा मुड़ गई और वह स्पष्ट गति से सड़ने लगी। हालांकि इससे पहले कि वह दर्द महसूस कर पाता, वह पहले ही मर चुका था। क्लारा ने खंजर छोड़ दिया। उसका शरीर एक सुस्त धमाके के साथ गिर गया। वह इंतजार करती रही। क्या वह वास्तव में पीछे हट जाएगा? क्या वह वास्तव में अमर था? एकमात्र जागृत देवता मृत्यु को कैसे धोखा दे सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह अमर होता तो वह उसे कैद करके छिपा देती जब तक कि तानाशाह रानी मर नहीं जाती। 10 सेकंड बीत गए, 20 सेकंड बीत गए, 1 मिनट बीत गया। नियो पुनर्जीवित नहीं हुआ। वह अमर नहीं था। क्लारा ने अनजाने में रोकी हुई आह को छोड़ दिया। उसे राहत महसूस हुई। आओ, उसने अपनी उंगलियां चटकाए। आदेश पर कमरे के अंदर की परछाइयां कांप उठीं। वे सिकुड़ गईं और विलीन हो गईं और हरे बालों और पीली आंखों वाले एक लड़के में बदल गईं। तुमने उसे क्यों मारा, बहन? वह रानी को ठीक कर सकता है। मैंने उसकी क्षमताओं की पुष्टि की है। इसका मतलब है, उसके लड़के का चेहरा सख्त हो गया। रानी जल्द ही शुद्धिकरण करेगी। जल्द नहीं, वह अभी शुरू करने वाली है। क्लारा ने नियो की गर्दन से बहते खून को देखा। हमें शुद्धिकरण को रोकने के लिए उसकी मौत की खबर फैलाने की ज़रूरत है। रानी को एहसास होगा कि मैं विद्रोह में शामिल हो गया हूँ। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए छिप जाऊंगा। उसके भाई पॉल ने सिर हिलाया। चाहे जो भी कारण हो, क्लारा को पकड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह विद्रोह की नेता थी और वह जादूगर जिसने तानाशाह रानी पर अभिशाप का इस्तेमाल किया था। अगर वह रानी द्वारा पकड़ी जाती तो विद्रोह विफल हो जाता। उसका शव ले लो, हम उसकी मौत का दोष रानी पर डालेंगे और कहेंगे कि रानी ने उसे मार डाला क्योंकि वह उसे बचा नहीं सका। पॉल को समझ में नहीं आया कि नियो कौन था जो अपनी बहन के अभिशाप को रद्द करने में सक्षम था। हालांकि वह जानता था कि अब पूछने का समय नहीं था। मैं वही करूंगा जो आपने आदेश दिया है। वह क्लारा की एक अलग छवि में बदल गया और कमरे से बाहर चला गया। नियो ने अंधेरे आसमान के नीचे अपनी आंखें खोलीं। उसकी योजना काम कर गई। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो विद्रोह से सीधे जुड़ा था। चूंकि वह क्लारा थी, इसलिए मूल योजना को बदलना पड़ा। काम आसान हो गया। वह ज्यादातर चरणों को छोड़ सकता था और विद्रोह को रोकते हुए रानी को ठीक कर सकता था। ये सब अच्छा था। मुझे बकवास जैसा लग रहा है। नियो जानता था कि क्लारा में शाप देने की क्षमता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एलिजाबेथ को धोखा देगी। उसकी अनदेखी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। उपन्यास में पुनरुत्थान अनुष्ठान का प्रयास नायक और अमेलिया द्वारा तानाशाह रानी को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। उन्होंने अनुष्ठान के लिए दिव्य जल तालाब का उपयोग किया। अनुष्ठान के दौरान रानी ने पुनर्जीवित होने से इनकार कर दिया। उसने उन्हें क्लारा को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, जो मरमिट देश को नष्ट करने वाले खलनायक के साथ लड़ाई के दौरान मर गई थी। एलिजाबेथ के लिए क्लारा उसकी अपनी बेटी की तरह थी। उसने उसे और उसके भाई पॉल को समुद्री लुटेरों से बचाने के बाद प्यार और देखभाल के साथ पाला। नियो के दिल में घृणा की भावना पैदा हो गई। न केवल क्लारा ने एलिजाबेथ की पीठ में छुरा घोंपा, बल्कि उसने अमेलिया की देखभाल की और उसकी मां की जगह ले ली। क्या ये क्लारा का अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने का तरीका था? यह विद्रोही था। हे सम्राट के महान बच्चे, आप हमारे तय किए गए समय से पहले लौट आए। कर्कश, फिर भी किसी तरह से सुखदायक आवाज़ ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसने आगे देखा और ग्रिम रीपर को देखा। एक स्थिति हुई और मुझे यहाँ वापस भेज दिया गया। नियो ने कुछ नोटिस किया। ग्रिम रीपर को आश्चर्य नहीं हुआ कि वह पुनरुत्थान अनुष्ठान का उपयोग किए बिना अंडरवर्ल्ड में आ गया। क्या वह अमर कौशल के बारे में जानता है? मानो उसके विचारों को पढ़ते हुए ग्रिम रीपर बोला, अगर तुम जल्दी आ गए तो अच्छा है। तुम विकसित हो गए हो और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो गई है।
तुम्हारी आत्मा जिस भ्रष्टाचार को सहन कर सकती है उसकी सीमा बढ़ गई है। ग्रिम रीपर ने आगे कहा, और अपने कौशल के साथ आप अपने विवेक पर अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें कि आपको अंततः वापस लौटना होगा। ग्रिम रीपर नियो को नहीं बल्कि उसके ऊपर देख रहा था। नियो ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और स्क्रीन पर ध्यान दिया। शेष समय 11 घंटे 58 मिनट। अंडरवर्ल्ड में समय धीरे धीरे बीतता था। वहां 2 दिन जीवित दुनिया में 1 दिन के बराबर थे। स्क्रीन पर समय वह समय था जो वह मृत्यु की भूमि में रह सकता था। जब टाइमर 0 पर पहुंच जाता तो उसे बलपूर्वक पुनर्जीवित किया जाता। वह चाहता तो समय समाप्त होने से पहले वापस आ सकता था। क्या आप ये स्क्रीन देख सकते हैं? नियो ने पूछा। हम नहीं देख सकते, हे सम्राट के महान बच्चे। उत्तर प्राप्त करने के बाद नियो ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। अभी लौटना बेकार था। उसका शरीर क्लारा के पास होगा। वह उसे पुनर्जीवित होने के बाद फिर से मार देगी। अमर ने उसे मौका दिया प्रतिदिन एक बार पुनर्जीवित होने के लिए। उसने पहले ही मौका इस्तेमाल कर लिया था। अगर वह आज रात फिर से मर गया तो वह मर चुका था। शेष समय 11 घंटे 55 मिनट। लगभग 12 घंटे। ये बराबर था जीवित दुनिया में 6 घंटे। नियो की मृत्यु दोपहर 3 बजे के आसपास हुई। अंडरवर्ल्ड में 6 घंटे वास्तविक दुनिया के समय के अनुसार बिताने के बाद वह रात 9 बजे पुनर्जीवित हो जाएगा। उसे दोपहर 12 बजे पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा। 3 घंटे। मैं पुनर्जीवित होते ही मरने का जोखिम नहीं उठा सकता, या मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। नियो को वापस आने के बाद किसी तरह 3 घंटे तक जिंदा रहना था। उसने कोई रास्ता सोचने की कोशिश की लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। अंत में ये सब किस्मत पर निर्भर था। अगर उसे किसी खतरनाक जगह या सुरक्षित जगह पर पुनर्जीवित किया जाता। अब तुम क्या करोगे, हे सम्राट के महान बच्चे? वापस लौटोगे या इंतजार करोगे? मैं अंडरवर्ल्ड में प्रशिक्षण लूंगा। इस बात की बहुत संभावना थी कि विद्रोहियों के पास उसका शरीर होगा। पुनर्जीवित होने के बाद उसे उनके ठिकाने से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना होगा। वह भी कमज़ोर था। अंडरवर्ल्ड में उसकी प्रगति ये तय करेगी कि वह विद्रोहियों के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकता है या कुछ हासिल किए बिना मर जाएगा। खड़े होकर उसने पहली बार अपने आसपास के माहौल को ठीक से देखा। क्षितिज से परे रक्त लाल रंगों का समुद्र फैला हुआ था और समुद्र के नीचे लगातार कुछ बड़ा हिल रहा था। जैसे ही उसने पानी में कदम रखने के बारे में सोचा, उसकी मृत्यु की भावना ने अलार्म बजा दिया। वहां मत जाओ, उसकी इंद्रियां उसे कह रही थीं। काली रेत से बने समुद्र तट पर दुर्गंध आ रही थी। अज्ञात जानवरों की हड्डियां अनियमित अंतराल पर बाहर निकल रही थीं। दूर के छोर पर एक सफ़ेद कोहरे ने सब कुछ छिपा दिया था। आकाश अनंत अंधकार से ढका हुआ था और 3 विशाल आंखें चांद की तरह ऊपर से नीचे देख रही थीं। अंडरवर्ल्ड हमेशा की तरह अप्रिय था, हालांकि उसे वहां सहज महसूस हुआ, मानो वह घर लौट आया हो। आसपास का सर्वेक्षण पूरा करने के बाद नियो एक निष्कर्ष पर पहुंचा। यहाँ प्रशिक्षण के लिए कुछ भी नहीं है। उसका एकमात्र जादुई मंत्र नेक्रोटिक टच था। इसे सक्रिय करने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता थी। चूंकि वह स्पष्ट कारणों से ग्रिम रीपर पर इसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास प्रशिक्षण का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने पैरों को जकड़ लिया। उसे अपनी ताकत को तुरंत बढ़ाने की जरूरत थी। प्रशिक्षण के बिना यह असंभव था। हे सम्राट के महान बच्चे, क्या तुम्हें शायद हमारी सहायता की आवश्यकता है? मुझे प्रशिक्षण के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता है। क्या तुम इसमें मदद कर सकते हो? नियो ने बेशर्मी दिखाने का फैसला किया और अनुरोध किया। ये हमारी खुशी होगी। ग्रिम रीपर के हाथ से धुएं के बादल निकले और एक दरांती बन गई। उसने हथियार के बट को जमीन पर पटक दिया। समुद्र तट हिल गया। ग्रिम रीपर की एक साधारण हरकत ने भूकंप ला दिया। झटके जल्दी ही कम हो गए लेकिन नियो ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा सख्त हो गया। डॉट डॉट डॉट। जमीन से निकली हड्डियां हिल रही थीं। वे अंडरवर्ल्ड के प्राचीन योद्धा हैं, गुलवाक, जिन्हें टाइटेनोमैची युद्ध के दौरान बनाया गया था। युद्ध के बाद वे अपने उद्देश्य से बाहर निकल गए और उन्हें आराम करने की अनुमति दी गई। अब हजारों साल बाद वे सभी गायब हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नष्ट हो गए। सम्राट की रचना इतनी कमज़ोर नहीं है कि समय के आगे हार जाए। वे अभी भी अंडरवर्ल्ड के नीचे सो रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। सावधान रहें, युद्ध और खून की उनकी प्यास सालों की भूख के बाद और बढ़ गई है। एक हाथ समुद्र तट से रेंगता हुआ बाहर आया। नियो को मौत की आभा दर्जनों गुना बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी अपनी आभा उसके सामने एक मजाक थी। उसने घुटन महसूस की। उसका गला सूख गया था। धीरे धीरे हाथ के पीछे एक सिर और धड़ दिखाई दिया। ये 2 सींगों को छोड़कर एक मानव कंकाल जैसा लग रहा था। इसकी आंखों के गड्ढों में जलती हुई हरी लपटें और इसके हाथ में तलवार थी। इसकी टूटी हुई गंदी हड्डियां इसे बूढ़ा और क्रूर बना रही थीं। खतरनाक। उसकी इंद्रियां उसे भागने के लिए चिल्ला रही थीं।
यह क्या है? सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मृत्यु की एक मोटी आभा ने कंकाल को ढक लिया। जब उसने इसे महसूस करने के लिए अपनी मृत्यु आत्मीयता का उपयोग किया तो उसने केवल एक मानव आकार का अंधेरा देखा जिसके पास पन्ना जैसी आंखें थीं और उसके हाथ में सूखे खून और मांस में लिपटी एक तलवार थी। क्या मेरा नेक्रोटिक टच इसके खिलाफ काम करेगा? नियो ने पूछा। ये काम करेगा, हे सम्राट के महान बच्चे। ये पूछने का समय नहीं था कि किसी की जीवन शक्ति को दूषित करने वाला मंत्र गुलवाक पर कैसे काम कर सकता है। कंकाल नियो पर एक धमाके के साथ टूट पड़ा। नियो ने खुद को बचाने के लिए अपनी बांह को पार कर लिया। जब हमला हुआ तो कुछ टूट गया और वह चिथड़े की गुड़िया की तरह दूर फेंक दिया गया। उसका शरीर रुकने से पहले कई बार उछला। विशेष सबक, यह मांसपेशियों के बिना भी मजबूत है, उसने सोचा। नियो के डेथ स्किल के प्रशिक्षण ने उसकी मानसिक सहनशक्ति को बढ़ाया। इसकी बदौलत उसने दर्द को नज़रअंदाज किया और गुलवाक के अगले हमले की तलाश की। तुरंत उसकी दृष्टि एक पैर से ढक गई जो उसके चेहरे पर रौंदने के लिए नीचे आ रहा था। आराम करने का कोई समय नहीं था। उसने अपना सिर झटका। गुलवाक का हमला चूक गया, लेकिन उसने अपनी तलवार उठाई और उसने हार नहीं मानी। जमीन पर पड़ा नियो चकमा देने में असमर्थ था। उसने नेक्रोटिक टच का इस्तेमाल किया और गुलवाक के पैर पकड़ लिए। अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह। मंत्र सक्रिय नहीं हुआ। नियो का दिव्य ऊर्जा नियंत्रण खराब था और उसने जल्दबाजी में जादू मंत्र का उपयोग करने की कोशिश की। इस प्रकार वह मंत्र को ट्रिगर करने में विफल रहा। जैसे ही गुलवाक ब्लेड को घुमाने वाला था, नियो ने जल्दी में उसका पैर खींच लिया और उसे नीचे गिरा दिया। उसने गुलवाक के हाथ से गिरी तलवार को पकड़ लिया और तेजी से उनके बीच दूरी बना ली। हफ हफ हफ। गुलवाक मजबूत था। कंकाल धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखें नियो द्वारा चुराई गई तलवार पर टिकी थीं। लेकिन नियो गुलवाक की तरफ नहीं देख रहा था। शिट! समुद्र तट से कई गुलवाक रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। इसके दोस्त थे। नियो को दर्द से अपने बाएं हाथ में कंपन महसूस हो रहा था। पहली बातचीत के दौरान ये लगभग टूट गया। स्थिति तेजी से बदतर होती जा रही थी। वह अपना जादू नहीं चला पा रहा था और हे सम्राट के महान बच्चे, जैसा कि मैंने सोचा था, क्या ये वर्तमान तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है? नियो ने भारी सांस लेते हुए अपने दाहिने हाथ से तलवार पकड़ी। क्या मुझे ग्रिम रीपर से मदद मांगनी चाहिए या शायद उसे कठिनाई कम करने के लिए कहना चाहिए? नियो स्तब्ध रह गया, अपने सिर के अंदर उभरे शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैंने भागने की कोशिश की? फिर से, क्या मैं इस दुनिया में भी हारने वाला हूँ? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं औसत दर्जे का नहीं बनना चाहता? उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मुझे प्रयास करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। लड़ो। अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं लड़ते हुए मर जाऊंगा। मैं फिर से असफल नहीं होऊंगा। नियो ने अपना संकल्प दोहराया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं यह अपने आप कर सकता हूँ, उसने ग्रिम रीपर को उत्तर दिया। ग्रिम रीपर ने प्रसन्न होकर देखा। नियो ने अपनी कांपती भुजाओं को शांत किया और अनावश्यक विचारों को दबा दिया। गुलवाक दहाड़ते हुए उस पर झपटा। नियो ने कोई हरकत नहीं की। वह बस उसे देखता रहा। ध्यान केंद्रित करें। मैं नेक्रोटिक टच को तुरंत सक्रिय नहीं कर सकता। दिव्य ऊर्जा का उपयोग करना हाथ हिलाने या सांस लेने जैसा है, हर कोई ऐसा कर सकता है। अभी हाल ही में दिव्य ऊर्जा को जगाने के बाद मैं एक ऐसे मरीज की तरह हूं जो कोमा से जागा है। उसने खुद का विश्लेषण करना जारी रखा। गुलवाक ने पलक झपकते ही आधी दूरी तय कर ली। हालांकि नियो ने जारी रखा। आखिरकार खुद को जानना ही आधी लड़ाई जीतना था। दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम मेरी मांसपेशियां कमजोर हैं। जब तक मैं नियमित रूप से प्रशिक्षण लेता रहूंगा, वे बेहतर होती जाएंगी। लेकिन इससे मुझे अभी कोई मदद नहीं मिलेगी। इस समय मैं जीतने के लिए क्या कर सकता हूँ? गुलवाक लगभग उसके सामने था। उसने अपना पैर पटका और मुक्का मारा। नियो ने अपने बाएं हाथ से उसकी मुट्ठी पकड़ी। उसने एक कर्कश आवाज सुनी, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया और अपने दूसरे हाथ से तलवार घुमाई। ब्लेड ने गुलवाक का सिर काट दिया। उसका शरीर बेजान टूट गया। नियो का बायां हाथ लटकती हुई शाखा की तरह फड़फड़ा रहा था। यह उसके पिछले जीवन में अनुभव की गई किसी भी चीज से ज्यादा दर्दनाक था। हालांकि मरना ज्यादा दर्दनाक था, उसने इसे कई बार अनुभव किया। उसने जो सुना उसके विपरीत इससे वह दर्द कम नहीं हुआ जो उसे अभी महसूस हो रहा था। यह अभी भी कुतिया की तरह दर्द कर रहा था। पिछले दर्द ने वर्तमान दर्द को दर्द रहित नहीं बनाया। हालांकि इसने उसे पीड़ादायक होने पर भी चलते रहना सिखाया। दो गुलवाक ने उस पर अलग अलग तरफ से हमला किया। बाईं ओर से एक ने कुल्हाड़ी घुमाई और दूसरे गुलवाक ने भाला मारा। नियो झुक गया। हमले उसके सिर के ऊपर से गुजर गए। उसने कुल्हाड़ी चलाने वाले गुलवाक के पैर में तलवार भोंक दी और नेक्रोटिक टच को सक्रिय कर दिया। अगर वह तुरंत जादू को सक्रिय नहीं कर सकता था तो उसे पहले ही इसे सक्रिय करना था।
उसके हाथ से काले धुएं निकले, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया। गुलवाक ने हमला होने पर गुर्राहट की और हमला करने की कोशिश की, तभी अचानक नियो ने तलवार छोड़ दी और एक अपरकाट का इस्तेमाल किया। नेक्रोटिक टच उसकी ठोड़ी पर लगा, उसकी हड्डियां टूटने लगीं। नियो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे ठंड का एहसास हुआ। उसने तलवार पकड़ी और उसे अपने पीछे घुमाया, लेकिन प्रतिरोध महसूस किया क्योंकि उसने सौभाग्य से भाले को रोक दिया। जब उसका ध्यान अपनी एड़ी पर भाला चलाने वाले गुलवाक पर गया तो पहले गुलवाक ने उसके कंधे पर वार किया। ब्लेड उसकी त्वचा में गहराई तक घुस गया। ये धीमा हो गया और गुलवाक ने कुल्हाड़ी के पीछे की ताकत बढ़ा दी। नियो ने गुर्राहट की और गुलवाक की बांह पकड़ ली ताकि वह उसे दो हिस्सों में न काट सके। उसने एक ही समय में दो गुलवाकों के खिलाफ खुद को रोकने के लिए संघर्ष किया। वह अपनी ताकत खो रहा था। नियो को यह एहसास नहीं हुआ कि उसका बायां हाथ किसी तरह ठीक हो गया है। इससे पहले कि भाला चलाने वाला गुलवाक आगे बढ़ता, नियो ने नेक्रोटिक टच की तीव्रता बढ़ा दी। उसने कुल्हाड़ी चलाने वाले गुलवाक के हाथ पर दो और ढेर लगाए। धुएं के बजाय उसकी हथेली से काली स्याही टपकने लगी। ये गुलवाक की बांह पर फैल गई और उसकी कोहनी कांच की तरह टूट गई। हाथ खोने के बाद गुलवाक ने अपना संतुलन खो दिया। एक अवसर, नियो ने भाला चलाने वाले गुलवाक को लात मारी और पहले गुलवाक पर झपटा जिसका अंग नष्ट हो गया था। उसने उसका सिर पकड़ लिया और उसके सिर पर नेक्रोटिक टच का आखिरी बचा हुआ ढेर इस्तेमाल किया। उसके जबड़े पर एक और नेक्रोटिक टच लगाने से जादू की ताकत बढ़ गई और गुलवाक का चेहरा धूल में मिल गया। अचानक दूसरे गुलवाक ने पीछे से उसके बाएं पैर में छेद कर दिया। एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर नियो ने अपने कंधे में लगी कुल्हाड़ी पकड़ी और भाला चलाने वाले गुलवाक के सिर पर उसे पटक दिया। नेक्रोटिक टच ने उसी समय पहले गुलवाक को खत्म कर दिया। नियो अपने घुटनों पर गिर गया। तीनों गुलवाक मर चुके थे और वह मौत के दरवाजे पर था। उसका हाथ, कंधा और पैर। हाँ, नियो ने देखा कि उसका हाथ अब टूटा नहीं था और कंधे से खून बहना बंद हो गया था। ये धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ठीक हो रहा था। जब उसने अपने पैर से भाला निकाला तो चोट अपने आप ठीक होने लगी। यह क्या है? ये तुम्हारा भगवान का खून है। तुम अंडरवर्ल्ड के वारिस हो और ये तुम्हारी मदद कर रहा है। ग्रिम रीपर ने जो वर्णन किया वह कोई कौशल नहीं था, बल्कि एक जन्मजात शारीरिक संरचना थी। महान महासागर के देवता पोसिडॉन के बच्चे पानी के नीचे लड़ते समय अधिक शक्तिशाली थे। जो लोग उच्च देवता अपोलो का खून ले जाते थे वे सूर्य के उदय के साथ शक्तिशाली हो जाते थे और सूर्य के गायब होने पर कमजोर हो जाते थे। उच्च देवता डायोनिसस के वारिसों को नशे में रहते हुए किए गए कार्य में बढ़ावा मिला। नियो भी ऐसा ही था। उसके आंकड़े और पुनर्योजी क्षमता ने अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रवर्धन प्राप्त किया। यही कारण है कि तुम, मृत्यु के प्राणी, जीवित दुनिया में कमजोर हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो का चेहरा सख्त हो गया। क्या यही कारण था कि वह हमेशा थका हुआ और मिचली महसूस करता था क्योंकि उसका वंश ऐसा ही था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह लगातार कमजोर होता जा रहा था? ग्रिम रीपर ने अपनी दरांती से समुद्र तट पर प्रहार किया। पिछली बार से भी अधिक शक्तिशाली कंपन दिखाई दिए। आज की परीक्षाएं कल के लिए आपकी ताकत बन जाएंगी। जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे आप अंडरवर्ल्ड को जीवित दुनिया में उतारना सीख सकते हैं। जब ऐसा होगा मैं अजेय हो जाऊंगा। नियो समझ गया कि ग्रिम रीपर का क्या मतलब था। उसके होठों का कोना ऊपर उठ गया क्योंकि उसने भविष्य की कल्पना की थी जहां वह बिना किसी प्रतिबंध के लड़ सकता था और लगातार मजबूत होता जा रहा था। महिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, हे सम्राट के महान बच्चे। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। झटके थम गए और 8 गुलवाक बाहर आ गए। नियो का सुंदर भविष्य का सपना चकनाचूर हो गया। सुंदर हो या न हो, उसे पहले स्थान पर जीवित रहना होगा। एज्योर स्पायर पैलेस। पॉल, जिसने क्लारा का रूप धारण किया था, रानी के निजी रक्षकों से मिला। नेता, क्या कुछ गड़बड़ है? आप यहाँ क्यों हैं, कप्तान? कप्तान, वह बच्चा कौन था जो आज दर्शकों के हॉल में आया था? सदस्य पॉल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। पॉल से कहीं ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद उन्होंने उसके भेष को नहीं पहचाना। पॉल ने अपना झूठा रूप छोड़ दिया। ये तुम हो? सदस्यों ने आह भरी। उन्होंने देखा कि पॉल उनका मजाक नहीं उड़ा रहा था जैसा कि वह आमतौर पर उनके मजाक में पकड़े जाने के बाद करता था। बहन, उसने अपने शब्द बदल दिए। नेता छिप गया है क्योंकि उसने आज जिस बच्चे को देखा उसे मार दिया है। उसके पास उसका अभिशाप दूर करने की क्षमता थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। पॉल ने गंभीर भाव से कहा, रानी ने सफाई का आदेश दिया है। अब समय आ गया है कि आप सभी अपना पक्ष चुनें। रानी के निजी रक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि पर्ज क्यों हो रहा है। तानाशाह रानी के क्रूर निर्णय को सुनने के बाद उनकी निगाहें दृढ़ हो गईं। हमने बहुत पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। ये सही है। हमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम विद्रोही नहीं हैं। हम देशभक्त हैं जो अपने देश को तानाशाह से बचा रहे हैं।
पॉल ने उनका मनोबल बढ़ाया। योजना यह है कि बच्चे की मौत की अफवाह फैलाई जाए। इससे रानी को परेशानी होगी और वह पर्ज को रोक देगी। आप इसे योजना कहते हैं। अचानक रानी के निजी रक्षकों के उपनेता एक बूढ़े व्यक्ति ने पॉल की बात बीच में ही काट दी। अगर रानी को घेर लिया गया तो वह पागल हो जाएगी। कौन जानता है कि ऐसा होने पर कितने लोग मारे जाएंगे। ये सच है। पॉल ने सहमति जताई। क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है उपनेता? हम रानी के आदेशानुसार सफाई करेंगे। क्या? लेकिन महल के लोगों के बजाय हम कैदियों को बाहर लाएंगे और महल के अंदर उन्हें मार डालेंगे। जबकि अभिशाप ने रानी को कमज़ोर कर दिया है, उसकी इंद्रियां उपहास करने लायक नहीं हैं। हम इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेंगे। कैदियों को मारकर हम अराजकता पैदा कर सकते हैं और महल खून की बदबू से भर जाएगा। ये रानी को बेवकूफ़ बना देगा। इस बीच हम महल के लोगों को निकाल देंगे इससे पहले कि वह पकड़ ले, उपनेता ने समझाया। यह एक बहुत अच्छी योजना है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? पॉल ने बड़बड़ाया। रानी मौत के दरवाजे पर थी। जब तक वे इंतज़ार करेंगे वह कमज़ोर होती जाएगी और अब कोई खतरा नहीं रहेगी। क्योंकि तुम अभी भी कान के पीछे के हिस्से में हरे हो, उपनेता ने नाक बांध सिकोड़ी। रानी के निजी रक्षक दल के सदस्यों ने उपनेता का उत्साहवर्धन किया। वे काम पर लग गए। उनमें से आधे कैदियों को बाहर निकालने के लिए भूमिगत जेल में चले गए, जबकि बाकी आधे ने निकासी शुरू कर दी। महल के लोगों को निकासी के पीछे का कारण नहीं बताया गया। उन्हें यह अजीब लगा कि वे महल से बाहर निकलने के लिए एक छिपे हुए निकास का उपयोग कर रहे थे। हालांकि किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि यह रानी के निजी रक्षक दल का आदेश था। चीखें महल में घंटों तक गूंजती रहीं। जबकि रानी के अधिकांश निजी रक्षक कार्य में व्यस्त थे, नेता और उपनेता ने दर्शक हॉल में तानाशाह रानी से मुलाकात की। सिंहासन पर बैठी रानी, उपनेता और नेता, जो क्लारा के भेष में पॉल थे, को छोड़कर हॉल सुनसान था। तानाशाह रानी ने पूछा, प्रगति कैसी है? पॉल ने कहा, रानी की कृपा से कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उसने तानाशाह की रानी के शरीर पर बैंगनी निशान देखे। अभिशाप अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। फिर भी रानी के व्यवहार को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसका एक पैर कब्र में है। रानी ने सिर हिलाया और क्लारा की ओर देखा। चूंकि तुम यहाँ हो तो मैं समझती हूँ कि क्लारा अभी भी नियो की रखवाली कर रही है। वास्तव में ये तुम्हारे जैसा है। पॉल स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। रानी जानती थी कि वह क्लारा के भेष में पॉल है। ये कैसे संभव था? जबकि पॉल केवल एक जागृत देवता था, उसका भेष एकदम सही था। कोई भी, यहाँ तक कि महान देवता भी, उसके भेष को नहीं देख सकता था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? रानी ने पूछा। हाँ, बहन उसकी रखवाली कर रही है। मैंने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उसका रूप धारण किया। पॉल ने हिलने के बावजूद उत्तर दिया। रानी ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने अभी झूठ बोला। उसने क्लारा और पॉल को अपने बच्चों की तरह माना। हालांकि वह ये नहीं बता सकती थी कि पॉल ने खुद को किसी और के रूप में पेश किया है, लेकिन जब वह क्लारा बन गया तो उसके लिए उसे बताना आसान था। उनकी कोई भी आदत एक जैसी नहीं थी। इसी तरह जब पॉल रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसे झूठ बोलना आसान था। उसे साफ साफ याद था कि बचपन में कितनी बार पॉल देर रात के नाश्ते के लिए रसोई में घुस जाता था और सुबह जब वह उससे इस बारे में पूछती थी तो वह झूठ बोलता था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने उसे जल्दी से छिपा लिया। क्लारा कहाँ है और अभी नियो की रखवाली कौन कर रहा है? उसने पूछा। पॉल अपने झूठ का खुलासा होने के बाद डर से जम गया था। वह सोच नहीं पा रहा था और जवाब नहीं दे पा रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी पसलियां टूट जाएंगी। अगर वह फिर से झूठ बोला और पकड़ा गया तो यह अंत होगा। अचानक उपनेता ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर फेंक दिया। भागो, दूसरों को बताओ कि हम उजागर हो गए हैं। मैं उसे रोक लूंगा और तुम्हारे लिए समय खरीदूंगा। ठीक है। पॉल खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उजागर हो गए। डरावनी आवाज़ सुनकर पॉल ने अपनी तलवार निकाली और उपनेता के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। उपनेता चिल्लाया, पॉल, मैंने तुमसे भागने के लिए कहा था। तुम कुछ नहीं कर सकते। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसका शरीर अचानक मांस और खून के पेस्ट में कुचल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अदृश्य हथौड़े से मारा गया हो। तानाशाह रानी ने अपनी उंगली भी नहीं उठाई। वह बस वहां खतरनाक ढंग से बैठी रही। पॉल, ठंडी आवाज ने आदेश दिया, अपनी तलवार नीचे करो। वह मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि क्लारा में अभिशाप देने की क्षमता है, लेकिन वे उसके बच्चे थे। उसने उनके साथ अमेलिया से अलग व्यवहार नहीं किया। तो क्यों उसके बच्चे उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? एजियोर स्पायर पैलेस पर अथाह दबाव पड़ रहा था। इसके अंदर मौजूद हर कोई घुटनों के बल पर आ गया।
वे खुद को हिलने में असमर्थ पाते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पानी के गैलन से कुचला जा रहा हो। महल की नींव पर दरारें दिखाई देने लगीं और पूरा स्थान हिल गया। अपनी तलवार गिरा दो पॉल। पॉल ने अपने दांत पीस लिए और रानी को घूरने लगा। मैं नहीं करूंगा। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, हालांकि उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दबाव अचानक गायब हो गया और रानी उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी छिपी हुई थी। उसकी नज़र उसके खून से लथपथ शरीर पर केंद्रित थी, लेकिन उसका चेहरा भावशून्य था। हॉल के दरवाजे खुल गए। अमेलिया अपने कई निजी गार्ड के साथ अंदर भागी। माँ, क्या तुम ठीक हो? वह क्या था? वहां मत जाओ राजकुमारी। रानी शाप के कारण पागल हो गई है। गार्ड ने उसे रोक दिया। उन्होंने चुपचाप अमेलिया की पीठ के पीछे एक तलवार रख दी, रानी को चेतावनी देते हुए कि वह रुक जाए, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। रानी को एहसास हुआ कि अमेलिया ने उसे धोखा नहीं दिया है। ... उसके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। वह एक झटके में गार्ड को कुचल सकती थी, लेकिन उसकी नज़र पॉल पर लौट आई। उन्होंने नियो को मार दिया होगा या उसे कैद कर लिया होगा। नियो के मरने की पूरी संभावना थी। तानाशाह रानी ने कभी नहीं माना कि वह अमर है। उसने तब केवल उसे धमकाया था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। नियो के मर जाने और क्लारा के छिप जाने के बाद रानी के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद अमेलिया को कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि वह एक तानाशाह की बेटी थी। तुम क्या कर रहे हो? पॉल ने उस गार्ड को घूर कर देखा जिसने अमेलिया की जानकारी के बिना उसके पीछे एक छिपी हुई तलवार रख दी थी। जबकि वह रानी के अत्याचार के खिलाफ था, वह जानता था कि अमेलिया निर्दोष है। उसके शब्दों ने रानी के विचारों को साफ कर दिया। उसे पता था कि उसे क्या करना है। बाहर निकलो। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने उन सभी को दर्शक दीर्घा से बाहर फेंक दिया। उनके पीछे दरवाजे बंद हो गए। अमेलिया हकलाते हुए खड़ी हुई और अपनी कलाइयों को दरवाजे पर पटक दिया। माँ, दरवाजे खोलो, खोलो, मैं ये, हिच, कृपया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पॉल की ओर मुड़ी और कांपते हाथों से उसका कंधा पकड़ लिया। हमें नियो को ढूंढना होगा। वह माँ को बचा सकता है। हमें जल्दी करनी होगी। पॉल ने नजरें फेर लीं। अमेलिया को क्लारा की शाप देने की क्षमता के बारे में पता नहीं था। वास्तव में विद्रोहियों में से भी विद्रोह करने का फैसला करने के बाद केवल रानी के निजी रक्षकों को ही इसके बारे में पता था। शापों को नापसंद किया जाता था। अतीत में तानाशाह रानी ने क्लारा को अपनी सुरक्षा के लिए इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। कुछ भी जाने बिना अमेलिया अंधेरे में थी और उसने विद्रोहियों से मदद मांगी। हम नियो को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वह कुछ घंटे पहले लापता हो गया था। बहन उसे ढूंढ रही है, पॉल बोला। क्या? अमेलिया की आंखों में निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। क्या विद्रोहियों ने उसका अपहरण कर लिया? उसने गुस्से से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता, लेकिन बहन के जाने से पहले उसने मुझे बताया कि उसका गायब होना अजीब था। अगर वह बहन की बात सुनता तो उसका अपहरण नहीं होता। बहन ने कहा कि वह महल में भटकता रहता था। लगभग ऐसा लगता था जैसे वह अपहरण कर लिया जाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया। अमेलिया के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सोचकर कि रानी किसी भी समय उनके पीछे आ सकती है, पॉल ने जल्दी से कहा। अमेलिया, तुम्हें खाली करने की ज़रूरत है। रानी पागल हो गई है। मुझे चिंता है कि वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अमेलिया, संकोच करना बंद करो। स्वीकार करो कि हम अब रानी को नहीं बचा सकते। पॉल चिल्लाया। उसने अपने अगले शब्द धीमी आवाज में कहे। तुम इस राज्य का भविष्य हो। अगर तुम मर गए तो हम सब कुछ खो देंगे। अमेलिया जानती थी कि पॉल का क्या मतलब था। मरमेड कंट्री का ट्रेमर रैंक वाला मंत्र एक समय में 2 लोगों को विरासत में मिल सकता था। रानी की मृत्यु के साथ अमेलिया मंत्र की अंतिम स्वामी थी। अगर वह मर गई तो राज्य की रक्षा करने वाला मंत्र हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ अमेलिया, मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। माँ, तो इसे मुझ पर छोड़ दो और जाओ। उसकी बातें सुनकर अमेलिया फूट फूट कर रोने लगी। अल्पविराम। अंडरवर्ल्ड। नियो की पीठ रेतीले समुद्र तट पर टिकी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर सूखा खून लगा हुआ था। मुझे बकवास जैसा लग रहा है। समुद्र तट गुलवाकों की लाशों से भरा हुआ था। कुछ आधे में कटे हुए थे, कुछ धूल में मिल गए थे और कुछ को मुट्ठियों से बेरहमी से पीटा गया था। वह बिना सोचे समझे आसमान की ओर देखता रहा। शेष समय 00 घंटा 30 मिनट। वह केवल 12 घंटे से लड़ रहा था। वाह, बकवास। उसे ऐसा लगा जैसे दिन बीत गए हों। अगर मुझे जो विकास महसूस हुआ वह भी एक भ्रम था तो मैं खुद को मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए स्टेटस स्क्रीन खुल गई। नियो हारग्रेव्स। रैंक ग्रेड 5 जागृत। दिव्य ऊर्जा शुद्धता ग्रेड 1 जागृत। आंकड़े: ताकत 19, गति 21, निपुणता 17, संविधान 14।
भाग्य शून्य, आत्मीयता मृत्यु, छाया अंधकार शून्य, जादुई मंत्र नेक्रोटिक स्पर्श, रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट, अद्वितीय कौशल मृत्यु अमर, खोज रानी को बचाओ प्रगति में। उसकी ताकत और संविधान में 3 की वृद्धि हुई। यह एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। आमतौर पर एक देवता को आंकड़ों को 3 तक बढ़ाने के लिए कुछ हफ्तों तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नियो को लगा कि उसकी विकास गति उचित थी। सामान्य लोगों के विपरीत उसकी प्रशिक्षण तीव्रता दुर्लभ कठिनाई से परे थी। उसे याद नहीं था कि उसने कितनी बार अपनी हड्डियां तोड़ी थीं और लगभग उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। ये बीमार गुलवाक विकृत लोग थे जो अपने दुश्मनों का सिर कलम करना पसंद करते थे। अल्पविराम ऑडियंस हॉल। तानाशाह रानी हवा में बेसुध होकर देख रही थी। चीजें कहाँ गलत हो गईं। उसे कभी प्यार का अनुभव नहीं हुआ। उसने तब तक प्रशिक्षण लिया जब तक उसके हाथ खून से लथपथ नहीं हो गए। वह उन देशों के खिलाफ खड़ी थी जो अकेले मरमिट राष्ट्र का शोषण करने की कोशिश कर रहे थे। उसे बुराई क्यों बनाया जा रहा था? क्या उसने हमेशा अपने देश को अपनी भलाई से पहले नहीं रखा था? सच कहूं तो उसे विद्रोह, बुराई कहे जाने या दूसरों द्वारा उसे तानाशाह कहे जाने की परवाह नहीं थी। यह उसकी अपनी पसंद के कारण हुआ। वह उन्हें नकार नहीं सकती थी। लेकिन अपने बच्चों को विद्रोह का नेतृत्व करते देखकर उसका दिल टूट गया। उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से ढांक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बह निकले। वे एक माँ के आंसू थे। वह मुश्किल से एक तानाशाह का चेहरा बनाए रख पा रही थी। उसने जो कुछ देखा उसके बाद वह गरिमा की परवाह कैसे कर सकती थी? समय बीतता गया। एलिजाबेथ ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। वह दर्शक दीर्घा से बाहर चली गई। उसके कदमों में रानी की भव्यता थी। उसकी निगाहें तानाशाह की तरह ठंडी और आत्मविश्वासी थीं और कमजोर माँ अब नजर नहीं आ रही थी। महल खाली था। तानाशाह रानी अपने कमरे में लौट आए, आराम करने के लिए, हमेशा के लिए। अल्पविराम एज्योर स्पायर पैलेस। पॉल नियो की लाश को रानी के स्थान की ओर ले गया। यह एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए था। नियो, एक जागृत देवता, रानी के अभिशाप को ठीक कर सकता था। वह सक्षम था और इसलिए उसके पास समर्थक के रूप में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता था। अगर नियो के समर्थक को पता चला कि उसे विद्रोहियों ने मार दिया है तो उन्हें आग से तवे पर फेंक दिया जाएगा। पॉल ने नियो की मौत का ठीकरा तानाशाह रानी पर फोड़ने की योजना बनाई। इस तरह विद्रोहियों को दोषी नहीं ठहराया जाएगा और वे नियो के समर्थक से दोस्ती कर सकते हैं। वह कहाँ गई? पॉल ने सोचा। रानी दर्शक दीर्घा में नहीं थी। उसने महल में खोज की और उसे कहीं नहीं पाया। वह कार्यालय में नहीं है, खजाने में नहीं है और हथियार बैरक में भी नहीं है। वह कहाँ है? मुझे मत बताओ। वह उसके कमरे की ओर भागा। दरवाजा खोलकर उसने उसे अंदर पाया। उसके मुंह से एक खोखली हंसी निकली। ये कमबख्त कुतिया। रानी एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसका अधिकांश शरीर बैंगनी नसों से ढका हुआ था और वह सो रही थी। क्या वह यहाँ इस तरह मरने के लिए आई थी? वह तानाशाह के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कितनी दूर तक जाएगी? यह इसलिए है क्योंकि तुम इस तरह की चीजें करते हो कि तुमने हर जगह दुश्मन बना लिए हैं। वह भयानक दर्द में रही होगी। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति पत्थर की तरह ठंडी रही। इसने पॉल को परेशान कर दिया। अगर ऐसा ही होने वाला है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। वह शुक्रगुजार था कि क्लारा यहाँ नहीं थी, क्योंकि वह निश्चित रूप से उसे रोक सकती थी। यहाँ तक कि क्लारा ने श्राप इसलिए दिया क्योंकि पॉल ने उसे मना लिया था। पॉल ने नियो की लाश को एक तरफ फेंक दिया और अपनी तलवार निकाल ली। वह रानी के पास गया। उसकी बाहें कांप उठीं और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वह चिंता में पड़ गया कि कहीं रानी जाग न जाए। जब उसका पूरा ध्यान रानी पर था, नियो की लाश हिलने लगी। उसकी गर्दन पर लगी चोट तेजी से ठीक हो गई और उसने अपनी आंखें खोलीं। जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा के पुनर्जीवित होने से पहले उसकी 40% दिव्य ऊर्जा उसके शरीर को ठीक करने में इस्तेमाल हो गई थी। क्या घटिया हुनर है! पॉल ने आवाज़ सुनकर अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। इससे पहले कि वह नियो को देख पाता, नियो ने नेक्रोटिक टच का इस्तेमाल किया और उसका चेहरा पकड़ लिया। 3 स्टैक लगाने के बाद नियो के हाथ से काली स्याही टपकने लगी। तुम जीवित हो! पॉल, जिसका चेहरा काली स्याही से भरा हुआ था, अचंभित होकर पीछे हट गया। उसे नियो की ठंडी लाश की अनुभूति स्पष्ट रूप से याद थी। कैसे? क्या तुम रानी द्वारा बनाया गया भ्रम हो? नियो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ठंडी आंखों से उसे देखा। सच में, नियो अचंभित था। नेक्रोटिक टच के 3 स्टैक का उपयोग करने से उसकी दिव्य ऊर्जा का 30% और खर्च हो गया, जिससे उसके पास कुल ऊर्जा भंडार का केवल 30% ही बचा। इतना सारा भगवान का खून जलाने के बाद वह अनीमिया से पीड़ित हो गया था। थोड़ा बेहोश होकर उसने कमरे की ओर देखा। रानी सो रही थी, कुर्सी पर आराम कर रही थी। वह दीवार के पास खड़ा था और बाहर अंधेरा था। कमरे के अंदर एकमात्र दुश्मन पॉल था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो?
पॉल नियो पर झपटा। जैसे ही उसकी तलवार उस पर वार करने वाली थी, नियो ने मंत्र सक्रिय कर दिया। पॉल के चेहरे पर लगी काली स्याही उसकी त्वचा में समा गई और उसके जीवन काल को निगलने लगी। यह क्या है? ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है। गुल्वाकों के विपरीत पॉल का शरीर टूटा नहीं था और वह बहुत दर्द में लग रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक जीवित आत्मा था? नियो ने उसे शांति से देखा। उसे लोगों को प्रताड़ित करना पसंद नहीं था, लेकिन उसे मारने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं आपकी बहन को कैसे बुलाऊं? अगर मुझे सही से याद है तो आप दोनों के पास एक कलाकृति है जो आपको बताती है कि दूसरे की जान को खतरा है या नहीं। जैसे ही नियो ने अपनी बात पूरी की, उसकी मृत्यु के प्रति लगाव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उस पर बहुत ज्यादा खतरा आ रहा था। उसने चकमा नहीं दिया। उसके बगल की दीवार टूट गई क्योंकि एक हाथ उसके अंदर से आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुमने उसके साथ क्या किया? क्लारा ने क्रोधित होकर पूछा। वह दीवार से ऐसे गुजरी जैसे वह कागज की बनी हो। मुझे जवाब दो, उसने ठंडी आवाज में कहा। कमरे में तरल धातु के गोले दिखाई दिए। नियो पर निशाना साधते हुए हथियार में तब्दील हो गए। नियो, धमकी से अप्रभावित, ने उसकी बांह पकड़ी और नेक्रोटिक टच के 2 ढेर लगाए। क्लारा को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से उसे फेंक दिया। वह टूटी हुई दीवार से टकरा गया। ये है। क्लारा ने अपने हाथ पर काले निशान देखे। नियो की शाप क्षमता को याद करते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वह महसूस कर सकती थी कि उसका जीवनकाल घोंघे की गति से खत्म हो रहा है। यह उसके लिए खतरनाक नहीं था, लेकिन यह 1 सप्ताह के भीतर पॉल, एक जागृत देवता को मार सकता था और पॉल पर एक मजबूत अभिशाप डाला गया था। नियो खड़ा नहीं हुआ। वह दीवार के मलबे पर लेटा रहा और छत को घूरता रहा। यह एक मौत का निशान है, उसने समझाया। एक बार जब यह आपके शरीर पर दिखाई देता है तो आप मर जाएंगे, कोई सवाल नहीं। क्लारा ने अपने दांत भींच लिए। उसके भाई की खून जमा देने वाली चीख ने उसे निराशा और गुस्से से भर दिया। नियो को रोकने के लिए बेताब, उसने तलवार से उसके पैर में वार किया और उसे मोड़ दिया। मेरे भाई पर से श्राप हटा दो या। उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसे लगा कि नियो भी दर्द से चिल्लाएगा या रोएगा, बिल्कुल उसके भाई की तरह, लेकिन वह शांत, स्थिर निगाह से उसे देखता रहा। मैंने तुमसे कहा था, उसने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। मैं अमर हूँ। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मौत की धमकी या यातना मुझ पर काम नहीं करेगी। घबराहट में क्लारा भूल गई कि नियो को मर जाना चाहिए था। जब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अमर है तो उसके चेहरे पर अनगिनत बदलाव आए। जबकि क्लारा जमी हुई थी, नियो खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए मेज के पास गया। चाय के कप तैयार करने से पहले वह धड़ाम से बैठ गया। चाय की पत्तियां कहाँ हैं? उसने चाय का बर्तन खोला। क्लारा, क्या तुम मेरे लिए कुछ चाय की पत्तियां ला सकती हो? उन्हें कैबिनेट में होना चाहिए। क्या? चाय की पत्तियां कैबिनेट में? उद्धरण चिन्ह ... आप वर्तमान स्थिति में इतने शांत क्यों हैं? उसका चेहरा एक विकृत भाव में बदल गया। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह। नाश्ता लाने में क्या हर्ज है? मैं प्यासी और भूखी हूँ। रानी मौत के दरवाजे पर आधी पहुंच चुकी थी। उसका भाई दर्द से चिल्ला रहा था। दर्जनों हथियार उस पर निशाना साधे हुए थे और उसके पैर से खून बह रहा था। उसे इस स्थिति में नाश्ता चाहिए था। पागल कमीना, बस मुझे चाय की पत्तियां ला कर दो। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। क्लारा को यह पता था, केवल अभिशाप का कर्ता ही अभिशाप के बारे में कुछ कर सकता है। अगर वह पॉल को बचाना चाहती थी तो उसे उसकी बात माननी होगी। बेशक यह नियो द्वारा बुना गया झूठ था। नेक्रोटिक टच, एक जादुई मंत्र, उसकी मृत्यु के बाद गायब हो जाएगा। यह अभिशाप की तरह नहीं रहेगा। नियो ने क्लारा द्वारा लाई गई चाय की पत्तियां ली और चाय बनाना शुरू कर दिया। बैठो, उसने कहा। उसके शब्दों पर ध्यान देने के बाद वे दोनों चुप रहे। क्लारा अपने भाई को बचाने के तरीके के बारे में सोच रही थी, जबकि नियो क्लारा की सराहना कर रहा था। जब उसने उस पर हमला किया तो क्रोधित होने के बावजूद उसने एक गैर घातक हमला किया और अपने भाई की सुरक्षा की पुष्टि करने से पहले उसे मारने की हिम्मत नहीं की। उसके लिए दुर्भाग्य से उसके कार्यों ने उसके खिलाफ काम किया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा क्योंकि नियो ने शांति से चाय पी। और रुको, कृपया, मेरा भाई दर्द में है। नियो ने उसके अनुरोध पर सहमति नहीं जताई या मना नहीं किया। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और चाय पर ध्यान केंद्रित किया। क्लारा ने खुद को उसे मारने से बड़ी मुश्किल से रोका। मुझे क्या करना चाहिए? उसने फिर से पूछा। इस बार नियो ने जवाब दिया। रानी को बचाओ, उसने आगे कहा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई से मृत्यु का निशान हटा दूंगा। अगर क्लारा ने अभिशाप हटा दिया तो रानी अकेले ही विद्रोह के परिणाम को पलट सकती थी। हालांकि अगर उसने नियो को मना कर दिया, क्लारा को परवाह नहीं थी कि वह मर जाए, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि पॉल उसके साथ मर जाए। उसे एक विकल्प चुनना था।
विद्रोह या उसका भय? उसने अपने होठों को तब तक काटा जब तक कि उनमें से खून नहीं निकलने लगा। अचानक पॉल ने उसे पुकारा, बहन, मुझे बचा लो प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरना चाहता हूँ। उसका चेहरा आंसुओं, नाक के बलगम और खून से लथपथ था। उसने अपने चेहरे पर पंजों से वार करना जारी रखा और जख्मों को और भी बदतर बना दिया। जब क्लारा ने यह दयनीय दृश्य देखा तो उसका दिल कांप उठा। क्या तुम इंसान भी हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और बिना कुछ सोचे समझे चाय कैसे पी सकते हो? उसने नियो पर चिल्लाया। मैंने नहीं मारा। नियो ने कप टेबल पर रख दिया। मुझे उस व्यक्ति के प्रति नर्म क्यों होना चाहिए जिसने मुझे मारा? उसने कुछ नहीं किया, मैंने ही तुम्हें मारा है। और अगर तुम इस सौदे को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम भी मर जाओगे। क्लारा ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। वह ये देख सकती थी। नियो शांत था, बहुत शांत। उसे मौत की आदत थी। दूसरों को मारना उसके लिए सांस लेने से अलग नहीं था। उसे जीवन की कोई कीमत नहीं थी। फिर भी क्लारा कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। क्या सिर्फ अपने भाई और खुद के लिए विद्रोह को छोड़ देना सही था? नहीं, ये बहुत स्वार्थी था। इससे पहले कि तुम मना करो, नियो अचानक बोला, ऐसा मत सोचो कि यह यहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? याद रखो कि मेरा वंश क्या है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मृत्यु का सम्राट। नियो ने सिर हिलाया। अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों को अंडरवर्ल्ड में अनंत काल तक इससे भी बदतर कुछ सहना पड़े। उसके शब्द उसके सिर पर गिराए गए बम की तरह थे। वह कहना चाहती थी कि यह असंभव है। मृत्यु के देवता, अंत की जूरी और ग्रिम रीपर्स निष्पक्ष थे। लेकिन नियो एक अपवाद था। वह मृत्यु का उत्तराधिकारी था और वह वापस जीवित हो गया। उसने कुछ असंभव किया। यह बहुत संभव था कि वह जो कुछ उसने अभी कहा था उसे हासिल करने में सक्षम था। क्लारा जवाब देने से पहले समय लेना और सोचना चाहती थी। हालांकि वह जो भी पल सोचती थी वह उसके भाई को अकल्पनीय दर्द से गुजरने के लिए बर्बाद कर देता था। मैं ये करूंगी। उसने अपने होंठ काटे। मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा। इसलिए कृपया मेरे भाई को चोट पहुंचाना बंद करो। उसे कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। मैं उसकी चीख सुनना चाहता हूं। नियो ने समय देखा। अमर के रिचार्ज होने में 2 घंटे बाकी थे। अगर उसने पॉल को जाने दिया तो उसे क्या करना चाहिए था? नृत्य। उसके पास अपने उत्तर के साथ समय बिताने का एक कारण था, भले ही वह एक मनोरोगी की तरह दिख रहा हो। जैसे जैसे मिनट बीतते गए क्लारा ने नियो को अनगिनत बार मारने के बारे में सोचा। हालांकि उसे उसकी चेतावनी याद आ गई और वह वहीं रुक गई। वह नियो से कहीं ज्यादा मजबूत थी और फिर भी वह असहाय थी। क्लारा दुखी महसूस कर रही थी। रात के 1 बजे नियो आखिरकार हिल गया। हमें रानी को बचा लेना चाहिए, उसके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। उसने एलिजाबेथ को राजकुमारी की तरह उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसका शरीर गर्म था और वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। जब वह हिलता डुलता था तो उसके पैर में लगी चोट से उसके शरीर में दर्द के झटके महसूस होते थे। हालांकि उसने नियंत्रण में होने का दिखावा करने के लिए अपना चेहरा भावहीन रखा। उसने बिस्तर के बगल में एक कुर्सी रखी और उस पर बैठ गया। उसका अभिशाप मुझ पर डाल दो, पॉल। पहले उस पर लगा मृत्यु चिन्ह हटाओ। नियो ने अपनी उंगलियां चटकाईं और पॉल ने चीखना बंद कर दिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। मृत्यु चिन्ह ने उसकी जीवन शक्ति को हिंसक रूप से निगलना बंद कर दिया है, इसलिए उसे दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन वह अभी भी तेजी से इसे खो रहा है। नियो ने उसे एक ठंडी निगाह से देखा। अगर तुम बेवकूफ़ी भरे पुरस्कार नहीं जीतना चाहते हो तो मेरे साथ कोई बेवकूफ़ी भरा खेल खेलने के बारे में मत सोचो। उसने उसे चेतावनी दी। क्लारा ने सिर हिलाया। मैं ट्रांसफ़र शुरू करूंगी। तुम्हें पहले रानी से शारीरिक संपर्क करना होगा। उसने एलिजाबेथ की हथेली पकड़ ली। क्लारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। उसके चारों ओर बैंगनी रंग दिखाई दिए। वे रानी के शरीर में समा गए। कुछ मिनट बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्लारा ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। वह भारी सांस ले रही थी। ये काम नहीं कर रहा है। वह अभिशाप से मुक्त नहीं हो रही है। नियो का चेहरा काला पड़ गया। फिर से प्रयास करें। क्लारा के नए प्रयास के बाद 5 मिनट और बीत गए। कोई बदलाव नहीं हुआ। अब नियो को यह स्पष्ट हो गया था, वह मरना चाहती है। क्लारा ने जब उसकी बात सुनी तो वह सख्त हो गई। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, क्योंकि उसने जिसे पाला है वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जबकि उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, उसकी चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अगर रानी मर जाती तो वह बर्बाद हो जाता। क्लारा और पॉल के अलावा और भी विद्रोही सदस्य थे। जब वे वापस लौटे और पाया कि नियो ने रानी को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। क्लारा उसकी बात सुन रही थी क्योंकि उसका भाई शापित था, लेकिन दूसरे ऐसे नहीं थे। रानी को बचाना ही उसके लिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। अरे, वह शाप से मुक्त होने से क्यों इनकार कर रही है?
नियो बस मर जाएगा और पुनर्जीवित हो जाएगा क्योंकि उसका अमर रिचार्ज हो गया था। उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। योजना अंतिम चरण तक बिना किसी बाधा के चली गई थी। हालांकि रानी का इनकार एक बड़ी समस्या थी। फिर से प्रयास करो, उसने क्लारा से कहा। उन्होंने कई बार अनुष्ठान करने का प्रयास किया। वे सभी विफल रहे। रानी की मृत्यु का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था। नियो के बिलों में दरारें पड़ गईं। उसे क्या करना चाहिए? क्या रानी को प्रेरित करने का कोई तरीका था? उसे बताओ कि तुम नहीं चाहते कि वह मर जाए और फिर से प्रयास करो, नियो ने आदेश दिया। क्लारा ने उसकी बातें सुनी। कुछ भी नहीं बदला। अपने अनुरोध में और अधिक ईमानदारी रखो। फिर से उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने अनुरोध में और अधिक ईमानदारी रखो, उसने आदेश दिया। क्लारा ने कोशिश की। उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। नियो ने अपनी उंगलियां चटकाईं और पॉल के डेथ मार्क को हिंसक तरीके से निगलने की क्रिया फिर से शुरू कर दी। वह चौंक कर उठा और खून जमा देने वाली चीखें निकालीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम पॉल को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर रानी मर जाती है तो यह मत सोचना कि मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। नियो के चेहरे पर काली रेखाएं उभर आईं। उसे रानी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं सूझा। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। कृपया मुझे बचा लो, माँ, पॉल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब नियो ने उसकी दयनीय हरकतें देखीं तो वह भौंचक्का रह गया। हालांकि तानाशाह रानी की उंगलियां फड़कने लगीं। उसने पॉल को सुना। नियो ने क्लारा की ओर देखा। उसकी आंखें उसे बता रही थीं कि उसे क्या करना है। उसने अपना मुंह खोला। माँ, कृपया जाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, तानाशाह रानी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब नियो को लगा कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है तो उसे नींद की एक अविश्वसनीय भावना महसूस हुई जो उस पर हमला कर रही थी। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? उसने क्लारा को घूर कर देखा। हाँ, क्लारा चिल्लाई। अरे, तुम्हें क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों से संकेत मिलता था कि वह उनींदापन के पीछे नहीं थी। नियो कुछ कर पाता उससे पहले ही वह सो गया। तेज धूप नियो की पलकों में चुभ रही थी। वह कराहते हुए उठा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपने बालों को रगड़ते हुए उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा। वह एक बंदरगाह पर था जहां एक गर्वित, चौड़ा, टूटा हुआ जहाज खड़ा था। उस क्षेत्र में अनगिनत नागरिक एकत्र थे। उनकी बातें सुनकर नियो को पता चला कि वे किसी की, अपनी रानी की सुरक्षित वापसी का जश्न मना रहे थे। मैं कहाँ हूँ? नियो को रानी को बचाने की कोशिश करते समय बेहोश हो जाना याद आया। वह भीड़ के बीच से निकलकर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक युवा एलिजाबेथ को देखा जिसके गाल काले और धंसे हुए थे। वह जहाज से बाहर आ रही थी। वह भूखी लग रही थी। उसकी बाहों में 5 या 6 महीने की एक छोटी बच्ची सो रही थी। एलिजाबेथ और अमेलिया, उसने सोचा। एक गार्ड एलिजाबेथ के पास आया। राजा और राजकुमार के बारे में क्या, मेरी रानी? गार्ड ने पूछा। एलिजाबेथ ने अपना सिर हिलाया। उसने नागरिकों और गार्डों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका दुख साफ झलक रहा था। कोई भी अपने होश में नहीं लग रहा था। अपने होठों को काटते हुए उसने अपने आंसू छिपाए और एक भावहीन मुखौटा पहन लिया। रोना बंद करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, एलिजाबेथ ने दृढ़ स्वर में कहा। फाल्कन पायरेट्स कुछ हफ्तों में हमारे द्वीप पर आएंगे। हमें तैयारी करनी है और जहाज पर बचे हुए लोग हैं, उनकी देखभाल करें। मेरी रानी, सुदृढ़ीकरण के बारे में क्या? क्या हम दूसरे देशों से मदद नहीं मांग सकते? गार्ड ने भयभीत भाव से पूछा। उद्धरण चिन्ह। मैंने कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमारे देश के पास अब उन्हें देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। उन्हें हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी महल की ओर बढ़ी। लोग हैरान और असहाय थे। उन्हें समुद्री डाकुओं के हाथों अपनी अंतिम मृत्यु का पक्का यकीन था। हालांकि रानी को देखकर, जो दृढ़ थी, उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली। सैनिक और नागरिक काम पर लग गए। कुछ समय बाद नियो ने जहाज के बचे हुए लोगों में परिचित लोगों को देखा। पॉल और क्लारा, वे दोनों बच्चे थे। पॉल सिर्फ कुछ महीने का या शायद अमेलिया की उम्र का, और क्लारा 1 या 2 साल बड़ी। नियो आसपास की जगहों पर नजर रख रहा था, तभी उसने किसी को उससे बात करते हुए सुना। रानी अब तक अपने पति के साथ रह रही थी। यहाँ आने के रास्ते में उसके जहाज पर हमला हुआ। पीछे मुड़ते ही उसने 10 साल की अमेलिया को देखा। नहीं, वह अमेलिया जैसी ही दिखती थी, लेकिन कुछ अलग थी। वह पहचान नहीं पाया। फिर भी वह बता सकता था कि वह अमेलिया नहीं थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। अंदाज़ा लगाओ मैं कौन हूँ। उसने एक शरारती मुस्कान दी। उद्धरण चिन्ह। एलिजाबेथ की गुप्त संतान। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उसने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। मेरे अलावा कोई भी तुमसे बात नहीं कर सकता या तुम्हें देख नहीं सकता। क्या तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था कि मैं इस स्वप्नलोक की मालकिन हूँ?
ओह, नियो की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने उसे ध्यान से देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम एक विकृत व्यक्ति हो जो खुद को एक बच्ची समझती थी, इतनी बूढ़ी होने के बावजूद। बूढ़ी? तुम मुझे बूढ़ी नहीं कहने वाली थी, है ना? तानाशाह रानी का दबाव उसे घेर रहा था। नियो ने एक कदम पीछे हटकर अनजाने में अपना सिर हिलाया। मैं बूढ़ा नहीं था। अच्छा, वह मुस्कुराए। मेरे पीछे आओ। वे समुद्र तट पर अकेले चले गए। नियो जानता था कि उसे अभिशाप हस्तांतरित करने के लिए राजी करना होगा, लेकिन स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एलिजाबेथ ने उसे किसी कारण से यहाँ खींचा था। उसे उससे कुछ कहना होगा। उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया। समुद्री डाकू मेरे देश को नहीं हरा पाएंगे, उसने उससे कहा। मुझे पता है, चूंकि मरमेड देश अभी भी खड़ा है, इसलिए आपको समुद्री डाकुओं के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। ऐसा नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया। समुद्री लुटेरों ने कभी हमला नहीं किया। आखिरकार वह अपनी एड़ियों पर मुड़ी और उसका सामना किया। जब उन्होंने जहाज पर हमला किया तो वे नष्ट हो गए। उद्धरण चिन्ह ... तुमने अपने लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वे सभी इस बात से चिंतित हैं कि जहाज पर घात लगाने के बाद समुद्री लुटेरे फिर से हमला करेंगे। एलिजाबेथ ने एक मुस्कान छोड़ी। यह अच्छा हुआ कि वह बच्ची थी, अन्यथा नियो को उसकी इतनी मुस्कान देखकर दिल का दौरा पड़ सकता था। मैं उन्हें यह नहीं बता सका कि समुद्री लुटेरों को कैसे हराया गया। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह कैसे हुआ? नियो ने इसके बारे में सोचा। उत्तर स्पष्ट था। उसने मरमेड देश के ट्रेमर रैंक वाले मंत्र की मदद से ऐसा किया। जैसा कि सभी ने सोचा था, मंत्र देश की विरासत नहीं था। यह एलिजाबेथ को अमेलिया के पिता, महान महासागर देवता पोसिडॉन द्वारा दिया गया था, जब समुद्री डाकुओं ने हमला किया था। यह उपन्यास में बताया गया था। एलिजाबेथ के पति की असली पहचान उसके अलावा कोई नहीं जानता था। तुम अनुमान नहीं लगा सकते। नियो चुप रहा। समुद्री डाकुओं को मेरी जुड़वां बहन ने हराया था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये पहली बार था जब उसने एलिजाबेथ के बारे में सुना था कि उसकी एक बहन है, जुड़वां तो बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो तुम भी ऐसा चेहरा बना सकते हो? जुड़वां बहन? उसने पूछा। हाँ, मेरी जुड़वां बहन। वह अमेलिया की जन्म माँ और महान महासागर देवता पोसिडॉन की पत्नी थी। क्या क्या? नियो अवाक रह गया। एलिजाबेथ ने उसे समझाया। उसकी बहन गुप्त रूप से रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वह अस्तित्व में भी है। उसका एकमात्र उद्देश्य एलिजाबेथ की हत्या होने पर उसकी जगह लेना था। मरमेड देश के उत्तराधिकारियों की अनगिनत बार हत्या की गई थी जब देश ने अतीत में अन्य देशों की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसके कारण एक गुप्त उत्तराधिकारी रखने की प्रथा अस्तित्व में आई। मेरी बहन को ऐसा जीवन पसंद नहीं था और वह भाग गई। उसके गायब होने के बाद मेरे माता पिता बड़े हो गए। ठीक है, चलो बस इतना ही कहूँ कि मेरा जीवन अब उतना अच्छा नहीं रहा। मेरी शादी दूसरे देश के राजकुमार से हुई थी और मुझे उनके साथ रहना पड़ा। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वह हंसी। पता चला कि उसे पुरुष पसंद थे। रहस्य छिपाने के लिए मुझे गर्भाधान करवाना पड़ा। मैंने क्लारा और पॉल को जन्म दिया। जब उसने उसे सुना तो उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। अमेलिया उसकी बहन की बेटी थी। क्लारा और पॉल उसके बच्चे थे। ये बकवास जैसा लग रहा था। हालांकि बहुत सी बातें समझ में आ गईं। इससे ये समझ में आ गया कि वह दो अनाथ बच्चों की इतनी देखभाल क्यों करेगी, और जब क्लारा और पॉल ने उसे मारने की कोशिश की तो वह क्यों दुखी हुई। वे उसके असली बच्चे थे, सिर्फ गोद लिए हुए नहीं। तार्किक रूप से सोचने पर, चूंकि अमेलिया उसके जैसी ही दिखती थी और कोई भी एलिजाबेथ बहन के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसके पास अमेलिया की तरह व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब समुद्री डाकुओं ने जहाज पर हमला किया तो मेरी बहन अमेलिया के साथ लौट आई। उसने समुद्री लुटेरों को हराया और मुझे ट्रेमर रैंक वाला स्पेल और अमेलिया दिया और कहा कि वह भाग रही है और उसे जाना होगा क्योंकि उसकी जान खतरे में है। उसने जाने से पहले मुझसे अमेलिया की रक्षा करने के लिए कहा। सब कुछ समझाने के बाद उसने नियो की ओर देखा कि वह उसके जीवन के बारे में क्या सोचता है। ये पहली बार था जब उसने किसी को इसके बारे में बताया। उसके दिमाग में एक ही विचार था, यह क्या बकवास है। क्या उपन्यास में इतनी महत्वपूर्ण बात कभी स्पष्ट नहीं की गई? शायद लेखक ने अंतिम आंक के दौरान इसे प्रकट करने की योजना बनाई थी। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद नियो शांत हो गया। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं है। उसके शब्दों ने एलिजाबेथ को स्तब्ध कर दिया। उसके चेहरे पर एक उदास भाव दिखाई दिया। ठीक है, कोई मेरी परवाह क्यों करेगा? वह अपनी तानाशाह रानी के व्यवहार में लौट आए। मैं जीना नहीं चाहती, चली जाओ। मेरा तुम्हें अपना श्राप देने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर देखा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम नहीं मरोगी। अगर वह मर गई तो नियो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। और उसे ट्रेमर रैंक वाला मंत्र और पोसिडॉन के ट्राइडेंट की प्रतिकृति देनी पड़ी।
क्या तुमने अभी कहा कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है और अब तुम नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एक भयानक दबाव उतर आया। अपनी सीमाओं को पार मत करो, मौत के रिश्तेदार। उसकी ठंडी आवाज़ ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हालांकि उसने अपना रुख बनाए रखा। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। ये तुम ही हो जो खुद का मजाक उड़ा रहे हो। तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बताकर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? तुम बस चाहते हो कि कोई तुम्हें पहचाने। एलिजाबेथ ने इस तरह से झिझकते हुए कहा जैसे उसने सही बात कही हो। उसने आगे कहा, क्या तुम्हारा जीवन तभी सार्थक है जब दूसरे तुम्हें महत्वपूर्ण कहें? नहीं, समर्थन के लिए दूसरों की ओर देखने की कोशिश करना बंद करो। तुम और सिर्फ तुम ही अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर सकते हो। वह उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी ओर नीचे देखने लगा। मैं नहीं, मेरी स्वीकृति नहीं, और तुम्हारे बच्चे भी नहीं। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। एलिजाबेथ ने अपनी मुट्ठी भींची और तानाशाह के लिए अपना मुखौटा उतार दिया। वह अपने दिल की गहराई से चिल्लाए, कोई नहीं चाहता कि मैं जीवित रहूं। वे हर दिन मुझे कोसते हैं जैसे कि मैं उनके जीवन पर कलंक हूं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी सोचते हैं कि मेरा मर जाना बेहतर है। हर कोई नहीं, नियो ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मैं एक के लिए चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। और अमेलिया भी। उसने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है, जब अमेलिया मुझसे पहली बार मिली थी तो उसने सोचा था कि मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन जब थोड़ा सा भी मौका मिला तो उसने तुम्हें बचाने के लिए दिव्य जल तालाब पर कब्जा करने की कोशिश की, भले ही इसे उसकी जान को खतरा हो। एलिजाबेथ ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसके कंधे हिल गए। वह तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैं एक तानाशाह हूं। वह ये जानती है और मैं भी यह जानता हूं। दोनों के बीच खामोशी छा गई। केवल समुद्र का शोर और एलिजाबेथ की हिचकी जारी रही। आंसू रेतीले समुद्र तट पर टपक रहे थे। मैं रो नहीं रहा हूं। मुझे कोई आंसू नहीं दिख रहे हैं। एक तानाशाह कभी नहीं रोता। क्या ऐसा है? अगर तुम किसी को बताओगे कि यहाँ क्या हुआ तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा और तुम्हें यातना दूंगा। दर्दनाक लगता है। वह मुस्कुराया। क्या इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? उसने अपने आंसू पोंछे आंसू बहाए लेकिन ऊपर नहीं देखा। अगर तुम साथ रहना चाहते हो तो मेरा हाथ थाम लो, उसने कहा। उसने उसकी बातों का पालन किया। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे अभिशाप को स्वीकार करने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम मर भी जाओ तो भी ये तुम्हारी गलती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे गायब होने वाले थे उसने एक छोटी सी फुसफुसाहट सुनी। धन्यवाद। उसने अपना सिर उठाया और उसे देखकर मुस्कुराए। यह उसकी सामान्य मुस्कुराहटों की तरह डरावना नहीं था। उसकी मुस्कान प्यारी थी। अल्पविराम। नियो कराहते हुए उठा। होश खोए हुए उसे ज्यादा समय नहीं बीता था। सपनों में एलिजाबेथ के साथ बिताए घंटे वास्तविकता में बस कुछ पल थे। तुम्हें क्या हो रहा है? चिल्लाना बंद करो, उसने चिढ़कर आदेश दिया। आह, मुझे लगा कि तुम होश खोने वाले हो। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम्हें कहा गया है। क्लारा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एलिजाबेथ के शरीर पर बैंगनी नसें हिलने लगीं। वे उसकी बाह की ओर बढ़ीं और नियो की बाह में समा गईं जब उसने उसका हाथ पकड़ा। अभिशाप स्थानांतरित हो रहा है। उसने उसे जाने दिया, क्लारा ने कहा। नियो ने बड़बड़ाया। दर्द उसकी कल्पना से परे था। उसे लगा कि उसकी खाल जिंदा ही खींच ली गई है और उसे खारे पानी में डुबो दिया गया है। वह कई दिनों से ये सब सह रही थी। वह कांप उठा। उसकी त्वचा फट गई, बैंगनी नसें दिखने लगीं और उसका शरीर तेजी से खराब होने लगा। उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसने देखा कि एलिजाबेथ उसे पत्थर की तरह ठंडी निगाहों से देख रही थी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसके हाथ की गर्माहट से उसकी चिंताएं जाहिर हो रही थीं। एलिजाबेथ ने बैठने की कोशिश की, लेकिन नियो ने उसे रोक दिया। आराम करो, चिंता मत करो, ये दोनों तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उसके होंठ काले पड़ गए और उसके नाखून गिरने लगे। उसे अपनी दृष्टि और सुनने की शक्ति खोने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं वापस आऊंगा। नियो ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह विफल रहा। इससे उसका दिल दुख गया। डी मत भूलना, मैं अमर हूं। वह उसके हाथों में लंगड़ा गया। एलिजाबेथ के पास उसके शब्दों पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि अगर वह फिर कभी नहीं उठा तो वह खुद को माफ कर पाएगी।